आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में जो भाग ब है उसकी फर्स्ट इकाई का थर्ड और लास्ट चैप्टर है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय जो व्यवस्था है वो संघात्मक और एकात्मक गुणों के मिश्रण वाली जो शासन व्यवस्था है वो है। बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है या संघवाद क्या है। देखिए, कोई भी देश है उसकी भौगोलिक परिस्थितियां एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न होती है, तो शासन और सत्ता चलाने के लिए उन शासन और सत्ता की जो इकाइयां हैं, शक्तियों का वितरण है, वो अनेक स्तरों पर जो किया जाता है उसे ही संघवाद कहा जाता है। हम बात करें कि सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर जो अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली है उसे ही संघवाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य मैं यहाँ बताऊं आपको कि ये केंद्र है और इस केंद्र के चारों ओर जो शासन की इकाइयां हैं, राज्य छोटे छोटे, जहां इस केंद्र से यहां पर इनको शासन चलाने की जो शक्ति प्राप्त हो और स्तर, ये प्रथम स्तर और ये दूसरा स्तर यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये दोनों स्तरों के मध्य जो सामंजस्य की प्रणाली है वो ही संघवाद कहलाती है। यानी सत्ता की शक्तियों के वितरण एवं स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली जो शासन प्रणाली है वो ही संघवाद कहलाती है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय से चलने वाली जो शासन व्यवस्था है वो ही संघवाद है। और शासन प्रणाली में जो शासन का संचालन किया जाता है वो दो स्तरों पे किया जाता है। पहला केंद्र स्तर पर और दूसरा, अपन इस वृत्तीय चित्र से देखें तो पहला केंद्र, जो वृत्त का केंद्र, और दूसरा स्तर जो इसकी परिधि पे ऊपर जो विभिन्न इकाइयां हैं, उन इकाइयों के मध्य जो शासन प्रणाली संचालन की प्रणालियां हैं वो ही संघवाद में जानी जाती हैं। देखिए, संघवाद निर्माण के आधार पर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? शासन में एक तो क्या होता है कि प्रथम प्रकार में जो अनेक छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर, जैसे ये छोटी छोटी इकाइयां हैं, मान लीजिए ये मिलकर एक संपूर्ण इकाई यानी एक करार और समझौते के द्वारा एक नई इकाई का निर्माण, यानी आपस में मिलकर एक हो जाएं। ये बहुत सारी इकाइयां हैं और ये एक होकर एक नई शासन प्रणाली का निर्माण करें और आपस में करार के द्वारा ये बंधी हुई हो, तो इसे प्रथम प्रकार कहते हैं कि अनेक इकाइयों से एक होना, यानी अनेकता में एकता इसे कह सकते हैं। यानी बहुत सारी इकाइयां मिलकर एक नई संघ का निर्माण करना, ये प्रथम प्रकार का संघ कहलाता है। और ये अमेरिका में, जहां की आप जानते हैं कि अमेरिका में जो विभिन्न राज्य हैं वो आपस में करार के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वहां पे जुड़े हुए हैं और वो अलग होने की जो है उनकी प्रक्रिया हो सकती है, अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनेक पहले राज्यों ने क्या किया? संघ का निर्माण किया, यानी छोटी इकाइयों से बड़ी इकाई का निर्माण हो रहा है समझौते के द्वारा। और अमेरिका में ये इसका बेस्ट उदाहरण है। अनेक छोटी छोटी इकाइयां यानी राज्य मिलकर बड़ी केंद्र शासित केंद्रीय व्यवस्था का जो निर्माण करते हैं और उसमें शामिल होते हैं, उसे परिसंघ कहा जाता है, यानी फेडरेशन का एक निर्माण यहाँ पे करते हैं। दूसरी जो होती है कि बहुत बड़ी इकाई है और उस इकाई से छोटी छोटी इकाइयों का शासन के लिए जो शक्तियों का जो वितरण किया जाता है वो कहलाती है आपके दूसरे प्रकार की, यानी टॉप टू बॉटम, यानी एक केंद्रीय स्तर की व्यवस्था से यहाँ पे अनेक छोटी छोटी इकाइयों को शासन की शक्ति प्राप्त होती है, वो अधोगामी। ये उद्धवगामी थी, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जाते थे, यहाँ पे ऊपर से यानी केंद्र से राज्यों की ओर आते हैं। यानी यहाँ पे इसका उदाहरण जो अपन देखें वो भारत है। और भारत में क्या है कि केंद्रीय शासन में राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके शासन का संचालन किया जाता है। तो ये दूसरे प्रकार की राजनीतिक शासन की, शक्ति विभाजन की और स्त्रीकरण की जो व्यवस्था है वो भारत जैसे देश में इसका बेस्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। हम वर्तमान में बात करें तो जो संघ है वहां पे जो संघीय व्यवस्थाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा, भारत और अमेरिका में तो हम देख चुके हैं। इनमें जो छोटी इकाइयां और एक केंद्रीय व्यवस्था मिलकर शासन का संचालन कर रही है, यानी संघीय व्यवस्था यहाँ पर अपनाई जाती है। यहाँ कुछ शक्तियां राज्यों के पास होती हैं और कुछ केंद्र के पास होती हैं। यहाँ मैं बता दूं कि अगर संघात्मक रूप होगा कि शक्तियों का समान वितरण सभी राज्यों में यानी सभी इकाइयों में किया जाए तो वो संघात्मक गुण कहलाता है। समस्त जो शक्तियों का जो केंद्रीकरण अगर केंद्र में ही हो जाता है
तो उसे केंद्रीयकृत या एकात्मक शासन व्यवस्था हम कहते हैं। हम बात करते हैं भारतीय संघ की। तो भारतीय संघवाद के कुछ प्रमुख गुण हैं कि भारतीय जो संघवाद है न तो पूर्ण रूप से संघ है, और इसमें जब संविधान निर्माताओं ने परिसंघ शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं करके एक राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द इसमें यहाँ पे काम में लिया गया है, और इसमें यानी राज्यों का संघ जो संविधान में काम में लिया गया है। और अनुच्छेद 1 में ही प्रथम अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी राज्य मिलकर संघ का यानी परिसंघ का निर्माण नहीं करेंगे, और राज्यों के बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं होकर जो केंद्र है उसका निर्माण नहीं होगा, बल्कि राज्यों को जो शक्तियां मिलेंगी वो शक्तियां केंद्र और राज्यों की जो शक्तियां हैं वो संविधान के द्वारा राज्यों को भी प्राप्त होंगी और केंद्र को भी प्राप्त होंगी। यहाँ किसी प्रकार का राज्यों में कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए इसको परिसंघ यानी फेडरेशन नहीं कहकर एक यूनियन ऑफ स्टेट या कई बार इसको अर्ध संघ की व्यवस्था भी की जाती है। और यह समय समय पर जो भारतीय जो संघ है वो संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था यानी इसमें संघात्मक गुण भी हैं और एकात्मक गुण भी पाए जाते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 14 प्रांत या राज्यों का ये संघ था, लेकिन अभी पिछले साल तक ये इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, आप जानते हैं। लेकिन जब पिछले साल जो जम्मू कश्मीर का राज्य था जिसको विशेष दर्जा था उसको तोड़कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब वर्तमान में हम बात करें तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, और इनसे मिलकर भारतीय संघ का निर्माण होता है। हम बात करें अब भारत की जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों की बात करते हैं कि भारतीय जो व्यवस्था है उसमें संघात्मक गुण कौन कौन से हैं, कि वो कौन से गुण हैं जो भारत को संघ बनाते हैं, यानी एक संघ का निर्माण, बिना करार के संघ का निर्माण। यहाँ संघ में जो शक्तियां प्राप्त हुई है वो संविधान से प्राप्त हुई है। तो पहला जो है विशेषता है इस संघ की कि इसमें शक्तियों का जो संविधान के द्वारा स्पष्ट विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में जो संविधान का अनुच्छेद 246 है उसके अनुसार यहाँ पर 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं संविधान के द्वारा राज्य और केंद्र को जो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, विभिन्न विषय जिन पर कानून का निर्माण उनको अप्लीमेंट करना जो है वो संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। 3 सूचियां यहाँ पे जो दी गई हैं कौन कौन सी, पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची। 3 सूचियों का, और इन तीनों पर जो तीनों सूचियां हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सूची की बात करें तो केंद्र को है, अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य को है, और समवर्ती सूची की बात करें तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति आ जाए, विवाद की स्थिति आ जाए तो केंद्र का ही जो कानून है वो ही महत्वपूर्ण होगा और उसी को माना जाएगा। और यहाँ पर केंद्र सूची में 97 विषय सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें जो केंद्र व्यवस्था से यानी भारतीय अखंडता और एकता को बनाए रखने वाले और सुरक्षा और विदेशी संबंध है वो किसमें रखे गए, महत्वपूर्ण, यानी जो देश की रक्षा, विदेश संबंध और अन्य महत्वपूर्ण विषय हैं जो केंद्रीय सूची में रखे गए हैं। यानी केंद्रीय सूची में 97 विषय, रक्षा, विदेश आदि आर्थिक मामले जो भी हैं, विशेष कर वगैरह जो है वो 97 विषय केंद्र में है, जबकि राज्य को 66 विषयों पर जो कम महत्वपूर्ण के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची में 47 विषयों पर केंद्र और राज्य जो दोनों हैं, जैसे शिक्षा वगैरह है जो कानून है इनका केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन जब विवाद की स्थिति आती है तो केंद्र के जो कानून है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको ही लागू किया जाता है और इनका निरसन कर दिया जाता है। चौथी और सूची है अवशिष्ट सूची। इन तीनों विषयों के अलावा एक चौथा जो इन तीनों में नहीं है वो उन पर कानून, जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र को है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस संघीय व्यवस्था तो है ही, इस पर शक्तियों का विभाजन तो कर ही दिया,
लेकिन यह एकात्मक गुण है। यहाँ कानून बनाने से संबंधित जो कार्य हैं उसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ 97 विषय जो अति महत्वपूर्ण है वो तो दिए ही हैं, साथ में समवर्ती विषयों में भी किसको, केंद्र को अधिक शक्तिशाली और बलशाली बनाया गया है, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसमें भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है वो राज्य और केंद्र में शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को करता है और उसी के आधार पर कानून का निर्माण किया जाता है। नंबर 2 पे अपन चलते हैं, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। जब हम बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या संसद से पृथक रख के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। और इसमें त्रिस्तरीय जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, जो भारतीय सरकार यानी संसद और जो कहते हैं कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र होगी। और ये जो न्यायपालिका है उसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय है, और इस न्यायालय के अंदर ही एकीकृत न्याय प्रणाली के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालयों के नीचे जो आते हैं वो आपके जिला या सेशन न्यायालय जो भी आते हैं वो आते हैं, यानी एकीकृत न्याय प्रणाली। और ये न्याय व्यवस्था जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से बिल्कुल पृथक और स्वतंत्र रखी गई है। और ये जो है केंद्र राज्यों के बीच विवादों का निराकरण भी सर्वोच्च न्यायालय जो करता है, और राज्य के बीच जो है विवाद हो जाते हैं उनका निराकरण भी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार से संघीय व्यवस्था के लिए एक रक्षक विधि का शासन स्थापित करने के लिए जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्याय प्रणाली है, जो राज्य और केंद्र से किसी से भी संपर्क नहीं रख के एक स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जिला न्यायालय, यानी एक स्तरीय व्यवस्था जो न्यायपालिका की व्यवस्था में की गई है। नंबर 3 पे आते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता। भारत में जो है वो कोई राज्य और केंद्र में कोई करार नहीं होकर जो संविधान है उसी के अधीन ये कार्य करते हैं, विधि का शासन यहाँ स्थापित करते हैं। और यहाँ जिस प्रकार अमेरिका में हम राज्यों के संविधान की बात करें तो राज्यों का अलग संविधान होता है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनका जो संघ है उनका अलग संविधान। 2 संविधान बने हुए, स्विट्जरलैंड में भी 2 बने हुए हैं, लेकिन भारत में राज्य और केंद्र के लिए एक ही प्रकार के संविधान की व्यवस्था की गई है, और उसी संविधान के अनुसार वो अपने शासन का संचालन करते हैं। इस प्रकार से ये संघीय व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि संविधान के अनुसार कार्य करना, इससे अलगाव की भावना जो है वो किसी भी राज्य में नहीं आएगी, और भारतीय संघ में कोई भी राज्य जो है वो अलगाव के लिए नहीं सोच सकता है। एकल नागरिकता भारतीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में जो है पहले एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जहां अमेरिका में दोहरी नागरिकता राज्यों की अलग और जो आपके संघ की अलग नागरिकता होती है, यहाँ पर देश की अखंडता और सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए एक ही प्रकार की नागरिकता की भावना है कि भारत का नागरिक होगा वो किसी राज्य का नागरिक नहीं होगा, और अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना, प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना और एकल नागरिकता को बढ़ावा देना, यही संविधान निर्माताओं ने देखकर एकल नागरिकता का यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया है। यानी यहाँ पर राज्य की और केंद्र की अलग अलग नागरिकता नहीं होती, वो केवल भारत का नागरिक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व उच्च सदन जो है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों से जो चुनकर सदस्य जाते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व एक तरह से करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जो अधिकतम संख्या 250 आपको पता है राज्यसभा में। और यहाँ पर जो राज्यों में प्रतिनिधित्व है वो भी एक समान नहीं रखकर, जैसे कि अमेरिका में सीनेट में जो सीनेट में सदस्यों की संख्या प्रत्येक राज्य से 2-2 है, वो यहाँ ऐसा नहीं होकर यहाँ जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे राजस्थान में 10 दिया गया है, यूपी में सबसे ज्यादा है, तो कहीं किसी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के हित में एक भी सीट नहीं है, और कहीं पे 1 सीट है, तो कहीं पे जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्य जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो प्रतिनिधि है वो जनसंख्या के हिसाब से जाते हैं। फिर है 6 नंबर पर राज्यपाल का पद। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद रखा गया है, जो कि आपके एक तरह से कहें तो राष्ट्रपति के द्वारा इसको मनोनीत किया जाता है, और ये एक तरह से केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं राज्यों की शासन में,
केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। व्यवहारिक रूप से तो ये देखा जाता है कि राज्यपाल का पद उस समय विवाद का विषय बन जाता है जब कि राज्य में अलग पार्टी की सरकार और केंद्र में अलग पार्टी की, तो उस समय जो राज्यपाल का पद है वो एक तरह से ये कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का प्रथम जो होता है सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, और सारे राज्य के जो कार्य हैं, कानूनी अधिकार अध्यादेश जो हैं राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। लेकिन इसको राज्यपाल को राज्य की जो विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है, उसकी सिफारिशों को मानना पड़ता है, और कई बार अपने विवेक से जो कार्य करता है उनके लिए विवाद के विषय बन जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे चुनाव के समय बहुमत दल के नेता को किस प्रकार को किताबों में पढ़ते ही रहते हैं। तो ये राज्यपाल का पद भी एक संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, और ये राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में आते हैं। नाम बात करते हैं एकात्मकता का प्रभुत्व। हमारी संघात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण है कि यहाँ केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे राज्यों का परिसीमन है, विदेशी आक्रमण है, विदेशी समझौते हैं, आर्थिक मामले हैं। इनमें राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यानी हमारे संघ में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। आपातकाल में जो सारे राज्य हैं उनका एकात्मक गुण, यानी उस समय केंद्र की सरकार ही जो है वो एकात्मक गुण में आ जाती है। यानी सभी राज्यों का अस्तित्व तो नहीं, लेकिन एक तरह से उनकी सरकारों को आपातकाल के समय में क्या कर दिया जाता है, बर्खास्त, और सारी सत्ता जो है वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। और अनुच्छेद 352, 356, 360 अपन आपातकालीन उपबंध है ही जिनके ऊपर राज्यों को कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के हम बात करते हैं कि एकात्मक गुण का ज्यादा प्रभुत्व है बजाय कि संघीय परिस्थिति हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संघ है वो एक तरह से जो है एकात्मक प्रभुत्व वाला संघ है, यानी अर्ध संघ है। कुल मिला के इसमें संघ के गुण भी पाए जाते हैं तो एकात्मक गुण भी पाए जाते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। अब एकात्मक गुण जो कौन से हैं, ये तो संघात्मक गुण थे, वो उनके बारे में पढ़ेंगे, और अपने एक इकाई, और आप इनका रिवीजन जरूर करते रहें। आगे के लिए शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो।